ध्यान देना। अब यदि क्वेश्चन पूछे हमसे क्या, समास के प्रकार, सीधा पूछ लिया तो हमारा जवाब क्या रहेगा, 6। समास के प्रकार पूछे तो हमारा क्या जवाब रहेगा। यदि उसने थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया क्या, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं, तो अपने जवाब कितना रहेगा, 4। ठीक है ना। अब देखो 6 कौन कौन से होंगे। पहला हो जाएगा कौन सा, अव्ययीभाव समास। पहला हो जाएगा अव्ययीभाव समास, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा अपना कौन सा, तत्पुरुष समास, ठीक है ना। और तीसरा कौन सा हो जाएगा अपना, कर्मधारय समास, ठीक है ना। नंबर 4 कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास, ठीक है ना। और 5वां कौन सा हो जाएगा अपना, द्वंद्व समास, ठीक है ना। द दोनों के दोनों हल रहेंगे, वह के ऊपर अनुस्वार रहेगा, ठीक है ना। और लास्ट रह जाएगा कौन सा अपना, बहुव्रीहि, व्रीहि नहीं व्रीहि समास, ठीक है ना। कितने प्रकार हो जाएंगे समास के, 6 प्रकार हो जाएंगे, जो अपने यहां पर लिखे हैं वही, ठीक है ना। अब देखो कंडीशन क्या हो जाती है, कल हमने लिखा था दूसरा पद किसमें प्रधान होगा, एक लिखा था पहला शब्द, एक लिखा था दूसरा। इसमें लिखा था अपन लोगों ने तत्पुरुष, और इसके 2 हमने उपभेद बनाए थे, एक तो कर्मधारय और एक अपने क्या थे, द्विगु। ये साथियों अपने उपभेद थे, ठीक है ना, उपभेद थे। आप बुक उठा लेना, लगभग बुकों में आपको 6 प्रकार ही मिलेंगे। वास्तव में यदि देखा जाए समास को पदों की प्रधानता के आधार पर डिवाइड करना चाहिए, वो कितने प्रकार है अपने, 4। लेकिन हमारे विद्वानों ने क्या किया, 4 को नहीं 6 बना दिया। 4 तो थे ये, कर्मधारय और द्विगु दोनों के दोनों उपभेद थे, भेद नहीं उपभेद, ठीक। और आगे चलकर इसको मुख्य भेद में शामिल कर दिया, 4 वो रह गए और 2 इसको शामिल कर दिया, 6 प्रकार मानते हैं समास, ठीक है ना। अब यदि पदों की प्रधानता के आधार पर पूछे तो हमारा जवाब 4 रहेगा। यदि डायरेक्ट पूछ लिया समास के कितने प्रकार होते हैं, तो अपना जवाब क्या रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, एक एक प्रकार को उठाएंगे और समझते हुए चलेंगे बढ़िया से। देखो पहला प्रकार हो जाएगा अपना कौन सा, अव्ययीभाव समास, ठीक है ना। अब साथियों जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और हमें जवाब देना है, हमें जवाब देना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, हमें शब्द दे देगा, पूछ लेगा इस शब्द में कौन सा समास है, इस शब्द का क्या समास विग्रह होगा, ठीक संधि की बात है, इस शब्द में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद बताओ, वैसे कुछ यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं, समझने की प्रक्रिया आरंभ होती है। ये क्या था, ये अपने तथ्य थे, जिसे इंग्लिश में बोले जाते हैं फैक्ट, जिसको हमें समझने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको ध्यान में रखा जाता है, ठीक है ना। 6 प्रकार है तो है, इसमें क्या समझने वाली कहानी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर है अविभाव समास, समास का मतलब समास, भाव मतलब भाव, किसका भाव रुआएगा, यहाँ पर शब्द मिला हमें अव्यय, ठीक है ना, अव्यय। ये हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है, पहले हम पढ़कर आ चुके हैं या फिर पहले पढ़ चुके हैं, समझ रहे हो ना कहानी को। तो ये समास किसका भाव करवाएगा, अव्यय का भाव करवाएगा, ठीक है ना, अव्यय का भाव करवाएगा, ठीक है ना, अव्यय का भाव करवाएगा। परिभाषा वैसी हो जाएगी क्या, अव्यय का बोध करवाने वाले समास, वाले समास, ये ऐसे समास है जिसमें किसका बोध होगा, अव्यय का। बातें करनी है क्या आपको, जब से क्लास शुरू है ना तब से मैं आपको देख रहा हूं, या तो बातें करनी है तो आप बाहर जाकर बातें कर सकते हो। क्या नाम है आपका, हाँ राम जी, और आपका सतपाल, सतपाल और राम जी, बातें नहीं करनी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अविभाव समास ये हो जाएगी परिभाषा, इसकी बुकों में आपको और भी मिल जाएगी, लेकिन हम हर एक बात को समझते हुए चलेंगे।
बस इतना ध्यान रखना, अविभाव के अंदर किसका भाव होगा? अव्यय का भाव होगा। और अव्यय हमारे लिए क्या रहेगा? हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। बता दो अव्यय के बारे में कहानी क्या होगी। शाबाश। और थोड़ी सी अव्यय की कहानी बता दो। अरे अव्यय वो होगा जिसको हम बदल नहीं सकते, जैसा है ना वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। अर्थात इसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वो अपने क्या होंगे? एक तरह का अव्यय होगा, मतलब उसे हम बदल नहीं सकते, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। कंप्लीट, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा आगे, अव्ययी भाव समास की संरचना, इसकी संरचना बनाती है, ठीक है ना। ये कितने तरह से इसकी संरचना बनती है? तो अपना क्या जवाब रहेगा? 4 तरह से इसकी संरचना बनती है। पहली संरचना होगी क्या? प्रथम पद क्या हो? उपसर्ग हो, ठीक है ना। और कहानी क्या होगी दूसरी? प्रथम पद क्या होगा? अव्यय होगा, ठीक है ना। जहां पर प्रथम पद उपसर्ग मिल रहा है, प्रथम पद अव्यय मिल रहा है, अविभाव समास के अंदर रखा जाएगा। आगे की कहानी, तीसरी कहानी क्या होगी? ये प्रथम पद अव्यय, तो ये साथ ही हो जाएगा अपन कौन सा? द्वितीय पद अव्यय। एक एक कहानी को बढ़िया से समझते हुए अपन लोग चलेंगे। लास्ट और पांचवा, ओके ओके, लास्ट और तो संज्ञा पदों का दोहरान, ठीक है ना। जहां पर संज्ञा पदों का दोहरान हो रहा है वहां पर भी कौन सा होगा समास अपना? अविभाव समास होगा। और दूसरा पद अव्यय मिल गया वहां पर भी अव्यय, प्रथम पद अव्यय मिल गया वहां पर भी अविभाव, प्रथम पद उत्तर मिल गया वहां पर भी अपना अविभाव। और इन चारों में एक बात कॉमन रहेगी क्या? कि उन शब्दों को हम बदल नहीं सकते। लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के आधार पर उसको बदल नहीं सकते, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। कौन सा समास बन जाएगा अपना? अविभाव समास। कहानी समझ में आ गई? इतनी कहानी नोट करो, फिर चलेंगे आगे। ये वाला क्या? ठीक है, ये वाला देखो तो कोई बात नहीं, दोबारा से देख लो, थोड़ा और देख लो। समास हो चाहे संधि हो, दिखाई दे रहा है क्या आपको? कम से कम कितने शब्द होने चाहिए अपने पास? 2 शब्द। संधि हो चाहे समास हो, 2 शब्द होने चाहिए ना अपने पास, ठीक है ना। ये चारों संरचना देख लो क्या, कि प्रथम पद उपसर्ग होगा, ये रहा प्रथम, ये रहा द्वितीय। यहां पर यदि उपसर्ग मिल गया, और ध्यान रखना दूसरा शब्द क्या मिलेगा? दूसरा शब्द हमें संज्ञा ही मिलेगा, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है? प्रथम पद अपना अव्यय, यानी उपसर्ग के स्थान पर कोई अव्यय रख दे, ठीक है ना। और बाद वाला क्या होगा? बाद वाला अपना संज्ञा होगा। फिर ये बोल रहा है कि दूसरा पद अव्यय, मतलब संज्ञा के स्थान पर अपन लोग अव्यय रख दे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? यहाँ पर साथ में अपनी संज्ञा समझ, ठीक है ना। और ये बोल रहा है दोनों जगह संज्ञा हो, मतलब इधर भी संज्ञा हो और इधर भी संज्ञा हो। इन चारों में से कोई भी एक शर्त लग रही है और वह अव्यय स्वरूप, अव्यय रूप धारण कर रहा है, तो वहां पर अव्ययीभाव समास होगा, ठीक है ना। आगे एग्जाम्पल समझेंगे, इनके एग्जाम्पल समझेंगे, पहले अब इसको पढ़ेंगे फिर इसको, फिर मतलब हर एक को चारों को जिक्र करेंगे, तब बढ़िया से और समझ में आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। लिखो फिर आगे बढ़े।
लिख लिया क्या? लिख लिया? आगे चले। चलो चलते। चलो, पहली संरचना पर हम ध्यान देंगे क्या, जिसमें मिलता हो हमें क्या, प्रथम पद उपसर्ग मिलता हो, वहां की कहानी का हम जिक्र करेंगे। ठीक है ना साथियों? इधर तो चलेगा अपना क्या, सामासिक पद। ठीक है ना? और इधर चलेगा क्या अपना, समास का विग्रह चलेगा। ठीक है ना? इधर सामासिक पद होगा और इधर समास विग्रह। अच्छा, समास विग्रह क्या होगा, ये हमारे लिए नई बात नहीं है। समास को अलग करने की रीति क्या कहलाती है, समास विग्रह। और सामासिक पद किसे कहेंगे, समास की प्रक्रिया से बना शब्द क्या कहलाएगा, सामासिक पद। ठीक है ना? अब समझो कहानी। ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक से। ठीक है? हम ये पढ़ते आ रही है क्या कि कल ये पढ़ा था कि संज्ञा हो, सॉरी, चाहे संधि हो चाहे अपना क्या हो, समास हो, उनके लिए कितने शब्द होने चाहिए, 2 शब्द होने चाहिए। ठीक है ना? एग्जाम्पल के रूप में मैं मान लेता हूं क्या कि कोई शब्द उठा लिया मैंने, क्या, प्रतिदिन। शब्द क्या अपना, प्रतिदिन। अच्छा, हम जिक्र कर रहे हैं कौन से समास का, यानी समास का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है ना? और पहला प्रकार उठाया अपन लोगों ने, अविभाव समास। अच्छा, अविभाव समास के अंदर हमें अव्यय का बोध होना चाहिए। फिर हमने क्या लिखा, प्रथम पद क्या होना चाहिए, उपसर्ग। यानी समास को पढ़ने के लिए कौन सा समास, अविभाव समास को पढ़ने के लिए हमें अव्यय की जानकारी होनी चाहिए और उपसर्ग की जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर ये कहानी बनेगी। ठीक है ना साथियों? थोड़ा गहराई से बढ़िया से समझना, थोड़ा सा क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु भी है और थोड़ा सा टफ भी है। ठीक है ना? थोड़ा सा टफ भी है, ध्यान रखना। यदि आप हिंदी में इन चारों पे बढ़िया से कमांड होना ही चाहिए, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इन पे बढ़िया से कमांड होनी चाहिए। ठीक है ना? वैसे तो सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां से क्वेश्चन अक्सर इनकी संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा बन जाती है। ठीक है ना? उपसर्ग हम पहले पढ़ चुके हैं और अव्यय भी पहले पढ़ चुके हैं। शब्द क्या अपना, प्रतिदिन। और समास के नियम के आधार पर कितने शब्द होने चाहिए अपने पास, 2। 2 मिल गए हमें, एक तो मिल गया हमें प्रति, एक मिल गया हमें क्या, दिन। ठीक है ना? और अविभाव समास के अंदर कौन सा पद प्रधान रहेगा, प्रथम पद प्रधान रहेगा। अब ये प्रधान क्या होता है ये भी हम समझेंगे। एक शब्द मिल गया प्रति, एक शब्द मिल गया हमें क्या, दिन। ठीक है ना? यानी समास के नियम के आधार पर हमें 2 शब्द मिलने चाहिए, दोनों के दोनों मिल गए। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर क्या हमें उपसर्ग मिल गया क्या, नियम ये बोल रहा है कि, कहानी ये बोल रही है कि प्रथम पद उपसर्ग होना चाहिए। ये रहा प्रथम, ये रहा द्वितीय, जो क्या मिल गया हमें, उपसर्ग मिल गया। प्रति उपसर्ग होता है, उपसर्ग मिल गया। क्या हर एक जगह उपसर्ग आ गया और हमने आंखें बंद कर ली, उपसर्ग आ गया और टिक कर लिया अविभाव समास, क्या सही है? और हमने कहानी क्या लिखी है, प्रथम पद उपसर्ग। ध्यान रखना, लगभग चांस बन जाता है क्या कि जहां पर प्रथम पद उपसर्ग आ गया वहां पर अविभाव समास होगा। कुछ एक कंडीशन हो जाती है वहां पर अविभाव समास नहीं होगा। कहा नहीं होगा और ये है तो यहाँ पर क्यों है, समझते हैं। देखो सर, ये रहा अपना उपसर्ग।
बढ़िया से समझना। और ये है अपनी क्या, संज्ञा, ठीक है ना। अच्छा, दिन से मैं दिनों बना दूंगा, दिन से दिनों बन जाएगा। मैं एक दिन से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं पिछले 20 दिनों से पढ़ाई कर रहा हूं, दिन से दिनों बन रहा है। यानी शब्द में क्या हो रहा है साथियों, परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, विकार हो रहा है। किसके आधार पर, वचन के आधार पर। यहां पर एक वचन है और यहां पर बहुवचन है, यानी दिन तो अपने आप में बदल रहा है, ठीक है ना, विकारी शब्द है। और हमें समास के नियम के आधार पर कौन सा शब्द चाहिए, अव्यय चाहिए या फिर अविकारी, ठीक है ना। दिन तो विकारी है और हमें नियम के आधार पर क्या चाहिए, अविकारी या फिर अव्यय। अब देखो ये अव्यय कैसे बने, इस दिन के साथ ये दिन शब्द है, ढंग से समझना थोड़ी सी कहानी को आप। ये दिन शब्द है और इस दिन शब्द के साथ जैसे मैंने प्रति जोड़ा ना, तो ये बन जाएगा प्रतिदिन। लेकिन अब इसका क्या नहीं बनेगा, अब इसका प्रतिदिनों नहीं बनेगा, प्रतिदिनों नहीं बनेगा। दिन से दिनों बनेगा जो सही है, लेकिन प्रतिदिन से प्रतिदिनों नहीं बनेगा। यदि प्रतिदिन से प्रतिदिनों बनता तो ये वचन के आधार पर साथियों क्या हो जाता, बदल जाता और इसमें विकार नहीं रहता, ठीक है ना। तो विकार हो जाता, परिवर्तन हो जाता, जो अव्यय की कैटेगरी में नहीं रहता। लेकिन अब इसमें देखो परिवर्तन नहीं हो रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये अविकारी बन गया, अव्यय बन गया। और हमें क्या चाहिए, और ये भी क्या बन गया, अव्यय, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये दिन तो बदल रहा है, लेकिन जैसे इसके साथ प्रति जोड़ा ना, तो ये बोल रहा है कि भाई साहब न तो मैं बदलूंगा, प्रति से प्रतियां नहीं बदलूंगा। अरे ये प्रति उपसर्ग है, प्रति वो पेज को मत लेना आप, पेज की यहाँ पर दो अर्थ बनेगा। इस प्रति का एक अर्थ बनता है उपसर्ग, एक बनता है प्रति का मतलब पेज। इस पुस्तक में 250 प्रतियां हैं, मतलब पेज है। यदि प्रति का अर्थ पेज है तब तो बदला जा सकता है, प्रति का अर्थ उपसर्ग हो वहां पर नहीं बदल सकता। यहां पर प्रति का मतलब साथियों क्या है, उपसर्ग है, जो प्रति या नहीं बनेगा, ठीक है ना, प्रति या नहीं बनेगा। अब देखो ये प्रति का प्रति रहेगा, ये बोल रहे हैं न तो मैं बदलूंगा न तुझे बदलने दूंगा, हम तो डूबे सनम संग तुम्हें ले लूंगा, ठीक है ना। अब ये नहीं बनेगा, प्रतिदिनों नहीं बनेगा, ठीक है ना। किसकी वजह से, इस प्रति की वजह से। दादागिरी किसकी चल रही है, इसलिए ये बन गया प्रधान। और प्रति पहला शब्द है या फिर दूसरा, पहला। और अविभाव में कौन सा पद प्रधान रहता है, पहला। ये है कुछ प्रधानता के आधार पर, ठीक है ना। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इसमें प्रधान कैसे है, इतना पूछेगा कि इस समास में कौन सा पद प्रधान रहेगा। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बेसिक के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। इससे कुछ कहानी बनेगी। अब हम क्या करते हैं, इसका समास बनाते हैं, विग्रह बनाते हैं समास, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि कुछ कहानी यहां से समझ में आई, कुछ एक, सारी तो नहीं आती है, ठीक है ना, धीरे धीरे समझ। जैसे शब्द लिख लिया आप लोगों ने, क्या, प्रतिदिन, इधर हम शब्द लिखेंगे और इधर क्या रहेगा इसका समास विग्रह। प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होगा, हर दिन, या फिर कह सकते हो हर रोज भी कह सकते हो, ठीक है ना। हमसे पूछेगा प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो अपना जवाब क्या रहेगा, अव्ययीभाव समास। यदि पूछे प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होगा, तो हमारा जवाब क्या रहेगा, हर दिन। समझ में आ गई कहानी। एक बार मैं सारे के सारे इधर कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रतिघात, ठीक है ना, जैसे शब्द आता है अपना अनुसरण, ठीक है ना, शब्द आता है जैसे अपना अतिरिक्त, ठीक है ना, जैसे शब्द आता है आगे ले लो, जैसे आजन, ठीक है ना, आजीवन, ठीक है ना, आजानु, ओए जानू आ गया है ना, ओके ढंगो गए, नए नए सुना के शब्द, अत्यधिक,
ठीक है ना। इसमें हर एक शब्द में प्रथम पद हमें उपसर्ग मिल रहा है, हर एक शब्द में प्रथम पद क्या मिल रहा है हमें, उपसर्ग। और कहानी हमने क्या पढ़ी थी, प्रथम पद उपसर्ग होना चाहिए, जो नियम के आधार पर सही है। नियम के आधार पर सही तो है, लेकिन इसका रूप नहीं बदलना चाहिए। कैसे, प्रतिदिन का प्रतिदिनों नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। प्रतिघात का प्रतिघातों नहीं होना चाहिए, अनुसरणों नहीं होना चाहिए, अतिरिक्तों नहीं होना चाहिए, आज जन्मों नहीं, आज जीवनों, आज जानों नहीं होना चाहिए, अत्यधिकों नहीं होना चाहिए। तो नियम के आधार पर नहीं बढ़ेगा, इसका सबका बहुवचन यानी दूसरा रूप इनका नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इसका समास विग्रह क्या होगा, प्रतिघात का समास विग्रह क्या होगा, घात के बदले घात। घात मतलब चोट पहुंचाना। अगला एक फड़ी रुपया दियो आपने, एक फड़ी रुपया दो, तो उसके बोते घात के बदले घात, ठीक है ना। अनुसरण, हाँ, शरण के बाद शरण। शरण का अर्थ होता है जानना, सरकना, काम के देने के खड़ो खड़ा तो आप सरक जाओ, कहीं के पीछे पीछे और आ जाए, यानी जानने के बाद जान, यानी कोई पीछा चल रहा है उसके पीछे हम जा रहे हैं, अनुसरण कहलाए, ठीक है ना। अतिरिक्त, रिक्त के अलावा, बिल्कुल बिल्कुल अलावा, ठीक है ना। आजन्म, आजन्म का मतलब होता है जन्म से, ठीक है ना। इसका हाथ नहीं है, यहां से क्या दिक्कत होगी, ये आजन्म ऐसा है, मतलब जन्म से ये सब, ठीक है ना। आजीवन, आजीवन कारावास हो गया उसको, यानी कि जीवन भर, ठीक है ना। आजन्म, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, जानू तक। अरे जानू का अर्थ घुटना होता है, आप सोच रहे वो जानू नहीं है, ठीक है ना। जानू का अर्थ घुटना होता है, ये लो घुटना, गोडन के वह, और इस जानू में यदि मात्रा बड़ी लगा दी तो इसका अर्थ हो जाएगा जान। तो बताओ, जो आप बोलते हैं वो कौन सा अर्थ है यहाँ, घुटना है वो। मेरे जानू ने खाना खाया, मेरे, है ना, मेरे घुटने ने खाना खाया, इसका अर्थ तो ये बनता है, ऐसे बोलते हैं ना। अरे नहीं बोलते वैसे, अरे वो उसका घुटना होता है, ठीक है ना। कोई जानू वानू नहीं है भाई, वो देखो आप संधि का आप हिंदी का आप दुरुपयोग करेगा, कोई अर्थ नहीं है, देख लेना आज से, ठीक है ना। आज से इसके बाद कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ आजो आजो, अत्यधिक, अरे आप टेस्ट चल रहा है, इधर इधर टेस्ट चल रहा है, हाँ आपका भी है ना। अत्यधिक, अधिक से अधिक, ये क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा। समझ में आई कहानी क्या, किसी को कोई दिक्कत?